प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 20 MCQ बताऊंगा, साथ में अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करवा दूंगा, ताकि आप सभी लोग जा करके 20 फरवरी के पेपर में 70 में 70 या आसानी से अचीव कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आइए समझ सकते हैं ये क्लास 10th के बच्चों का गृह विज्ञान का अभी तक के सभी वायरल प्रश्न बता दे रहा हूँ, ठीक है। सभी को तैयार करके जाना है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी को देखेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। आइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हमारे लिए जल उपयोगी है, ठीक है। ऑप्शन है प्यास बुझाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, शारीरिक सफाई के लिए, इन सभी कार्यों के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और 2023 के बोर्ड के पेपर में पक्का इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए, हमारे शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? प्यास बुझाने के लिए सही बात है, भोजन पकाने के लिए भी सही बात है, शारीरिक सफाई के लिए भी सही बात है, और जब तीनों सही है तो हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जल अपने आप में क्या है। ये जो हमारा जल है, वाटर है, ठीक है, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O होता है। ये अपने आप में क्या है? तत्व है कि मिश्रण है कि यौगिक है कि ना मिश्रण है ना यौगिक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो जल है, वाटर है, ये क्या है? एक कंपाउंड है। एक क्या है? एक कंपाउंड है, यानी कि एक यौगिक है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देख सकते हो 10 से लेकर के 15 तक लगातार ये 5 साल क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। HO नहीं होता है, HO2 नहीं होता है, H2O, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और H2A2 भी नहीं होता है, यानी कि जो जल का केमिकल फार्मूला होता है वो कितना हो जाएगा? H2O हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि समुद्र का जल कैसा होता है। बताना भाई, समुद्र का जल कैसा होता है? स्वादिष्ट, खारा, मीठा या खट्टा? सभी को पता होगा कि जो हमारा समुद्र होता है उसका जल होता है वो कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कुआं माना जाता है। सब सर्वोत्तम मतलब होता है सबसे बढ़िया कुआं, ठीक है। कच्चा एवं उथला कुआं नहीं, पक्का एवं गहरा कुआं, यही राइट आंसर होगा। क्योंकि सर्वोत्तम कुआं वही होता है जो कि पक्के का बना होता है और साथ में उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? सबसे बढ़िया कुआं, यानी कि सर्वोत्तम कुआं मानेंगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है कि जो भी हमारा कुआं होता है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या डालते हैं? तो हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, बोर्ड के पेपर में पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि तालाब का जल नहीं माना जाता है। भाई बताना भाई, तालाब का जल किस लिए उपयोगी नहीं होता है? स्नान करने के लिए, पीने योग्य, कपड़ा धोने के लिए, या एक और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, किसी अन्य कार्य करने के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा तालाब का जो जल होता है वो हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है। पी नहीं सकते हैं, बाकी सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। तालाब में नहा भी सकते हैं, कपड़ा भी धो सकते हैं, अन्य कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन तालाब के जल को हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे अशुद्धि मिली होती है, ठीक है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, झील का जल पीना चाहिए, ठीक है। कैसे पीना चाहिए भाई? ठंडा करके, छान कर, उबाल कर, यूँ ही पी लेना चाहिए। बताना जो भी हमारी झील होती है उसको जल को हम कैसे पी सकते हैं भाई? तो बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया और अशुद्धियाँ मिली होती है, तो उसको हम ऑब्वियसली उबाल करके पी सकते हैं, ठीक है, गर्म करके पी सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि जल रक्त को बनाए रखता है। जो हमारा ये जल होता है, पानी होता है, रक्त हमारा मन होता है ब्लड, यानी खून। खून को कैसे बनाए रखता है? ठंडा करता है, गर्म करता है, या गाढ़ा करता है, या तरल बनाता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा जल होता है वो तरल, वो रक्त को क्या करेगा? लिक्विड में बनाए रखता है, ठीक है। तरल मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देख सकते हो बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या होता है? 50 से लेकर के 60%, 70 से 75, 80 से 90, या 100%। तो प्यारे बच्चों, मानव शरीर में जल का जो परसेंटेज होता है वो होता है 70 से लेकर के 75% के बीच में क्या होता है? हमारा वाटर होता है, लिक्विड, ठीक है। चलो
अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जल की घुलित अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो जल में जो भी हमारी घुलित अशुद्धियाँ होती है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि घुलित अशुद्धियों को, ठीक है, जल की घुलित अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, किसका, क्लोरीन का। आज यही अब पूछ देगा कि जल में जब अघुलित अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे भाई, उसको हम छान करके पियेंगे, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, आशुद्ध जल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। आशुद्ध, ठीक से समझो, आ है ना, तो आशुद्ध से अशुद्ध जल कैसे तैयार करेंगे भाई, आसवन के द्वारा तैयार करेंगे। कैसे, आसवन के द्वारा तैयार करेंगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं। तो कुआं के जो जल का भी मैंने बताया, कुएं के जो जल को प्यूरिफाई करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कई बार बता दिया भाई कि जल को क्या करना है, शुद्धिकरण करना है, तो इसका क्या करेंगे हम, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, क्योंकि हम कुएं में भी वाटर का प्यूरिफाई ही करते हैं, शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं भाई, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है। देख सकते हो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समुद्र में, नदी में, बरसात में या कुएं में। तो प्यारे बच्चों हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम कुएं में करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही कम होता है। अब समुद्र को थोड़ी शुद्ध कर पाएंगे, पूरा समुद्र को या पूरे कोई नदी को, तालाब को, थोड़ी उतना हमारे पास ये पोटेशियम परमैंगनेट होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुएं के जल को हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्ध जल का प्रयोग होता है, अशुद्ध जल, ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, दवाओं में, खाना बनाने में, पीने में या सफाई करने में। तो अशुद्ध जल हम किस में करते हैं, पीने में करते हैं, ठीक है, किस में, पीने में करते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है। कई बार बोर्ड में पूछा गया है, देख सकते हो, कपड़ों की धुलाई, जो हमारा कपड़ा होता है उसकी धुलाई के लिए परफेक्ट जो वाटर होता है कैसा होता है, वो हम मान सकते हैं मृदु। क्या होता है, मृदु माने नॉर्मल वाटर, ठीक है। मृदु मतलब होता है सॉफ्ट, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, कठोर जल में कौन से लवण घुले होते हैं। लौह लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो कठोर जल में ये पोटेशियम होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि जल की अघुलित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जल से अलग करने के लिए क्या करते हैं भाई, अवक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, आसवन के द्वारा करते हैं, उबालने के लिए करते हैं या छानने के लिए। देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझो, बहुत से बच्चे गलती ये करते बिना क्वेश्चन को समझे ही हल कर लेंगे, तो फिर उनका गलती हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेंगे सर नंबर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गलती हो गया। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जल की अघुलित अशुद्धियों, अघुलित मतलब जो वाटर में नहीं मिल सकती है, जैसे कंकड़, मिट्टी, बालू, रेत, ठीक है, ये सब क्या है, अशुद्धियाँ है, लेकिन अघुलित है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छान कर, ठीक है, छान कर इनको हम जल से अलग कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने के लिए उत्तम उपाय कौन सा है। उबालना, आसवन, ब्लीचिंग पाउडर अथवा क्लोरीन का इस्तेमाल, या कुछ भी नहीं करना व्यर्थ है। तो व्यापक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, जल को हम क्या कर सकते हैं, कीटाणु से अलग कैसे करेंगे, उबाल कर सकते हैं। व्यापक मतलब होता है नॉर्मली तरीके से, कोई भी धनी हो या गरीब हो, चाहे कोई भी कैसा भी हो, कैसे कर सकते हैं भाई, तो जल को हम उबाल करके उसको गर्म करके हम उसकी अशुद्धियाँ को दूर कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, हमने जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे कवर कर लिए। अब आइए हम करेंगे कक्षा 10 के गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण जितने भी अभी तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। जितना बता रहा हूँ उतना कवर कर लोगे तो बोर्ड में आप सभी का 90% कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो आओ, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पारिवारिक बजट की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि बोर्ड के पेपर में एक ही क्वेश्चन कई नाम से बदल करके दे सकता है और आप लोग भ्रमित हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ। पारिवारिक बजट पे जो संक्षिप्त परिभाषा बोले तो यही लिखना है, पारिवारिक बजट क्या है ये पूछेगा तो यही लिखना है, और पारिवारिक बजट किससे कहते हैं अगर ये भी पूछेगा तो यही सेम टू सेम यही आंसर लिखना है। क्या लिखोगे, पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार में होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है, हमारा एक पेपर होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक जो भी मॉडल तैयार करोगे, एक पेपर तैयार करोगे, एक आंकड़ा जो तैयार करोगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बजट बोलेंगे। समझ में आ गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि बजट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों कंपलसरी है, 2 लाभ लिखना है, ठीक है। बजट, बजट मतलब हम कोई भी
बजट क्यों, आंकड़ा क्यों बनाते हैं? जैसे मान लो घर बनवाना है, खेत खरीदना है, चाहे कुछ भी करना है, हम कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं? एक बजट तैयार करते हैं, आंकड़ा तैयार करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसका दो क्या करना, उपाय लिखना है, लाभ लिखना है। सबसे जो पहला हमारा लाभ ये हो सकता है कि आय, व्यय एवं बचत की ठीक जानकारी के लिए तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बना सकते हैं। ठीक है, दो हमारा काम क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं, आय व्यय, हम कितना हमारा इनकम है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, एक तो ये कर सकते हैं। उसके बाद से गृह अर्थव्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बजट बनाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के 3 मदों को उल्लेख करिए। ठीक है, कौन कौन से इनके मद हो सकते हैं या बजट के प्रमुख मद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, दोनों अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सेम सेम यही लिखना है कि पारिवारिक बजट के मुख्य मद निम्नलिखित है। ठीक है, लिखोगे। सबसे पहले तो ये है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो आपसे 3 ही पूछा है, लेकिन मैं आपसे को अधिक बता रहा हूँ। ठीक है, जो याद है वो लिख देना। ठीक है, पारिवारिक बजट क्यों बनाते हो? भोजन के लिए बनाते हैं, ठीक है, वस्त्र के लिए बनाते हैं, आवास के लिए बनाते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बनाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। मान लो कोई बढ़िया बजट है तो उसकी विशेषता क्या हो सकती है? तो यह अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है, जो भी हम फालतू खर्च करते हैं उसको कंट्रोल कर देगा, और साथ में प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाएगा। अधिक से अधिक क्या किया जाएगा? आपके डिमांड को पूरा किया जाएगा और कम से कम खर्चा किया जाएगा। ठीक है, मेन यही टारगेट होता है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय क्या होता है? माने किस तरीके से हम आय व्यय पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसका बढ़िया उपाय लिखना है। कैसे कर सकते हैं? तो आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए सरल उपाय यह है कि उसका अनुमानित बजट बना करके उसी के अनुसार खर्चा किया जाना चाहिए और विधिवत तरीके से हम लाभ ले सकते हैं। ठीक है, माने जैसे मान लो आपको 5,000 रुपये का बजट बनाना है और आप सोच रहे हो कि हमको 5,000 रुपया में 1 महीने चला लेना है, तो आप इसी के हिसाब से खर्चा करेंगे तभी तो आपका चलेगा नहीं। चलो अगला हम बात करते हैं कि पारिवारिक बजट का अर्थ क्या है और बजट निर्माण के लिए विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं बताइए। तो कई बार बता रखा हूँ कि पारिवारिक बजट क्या होता है, परिभाषा लिखना है, लिख दो। पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला एक प्रपत्र होता है, एक पेपर होता है, और इसके विभिन्न सोपान ये है कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे हम काम कर सकते हैं बजट बना करके। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक बजट का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है? सर्वोत्तम मतलब होता है सबसे बढ़िया, माने पारिवारिक बजट सबसे बढ़िया कौन माना जाता है? तो बचत का जो बजट होता है, बचत माने सेविंग हम कितना कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सबसे बढ़िया बजट मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के बजट से सदैव बचना चाहिए? तो घाटे का बजट, ऐसा नहीं कि 5,000 कमा रहे हो और अपने बजट 5,000 का बना दिया। आपको बजट बनाए कि हमको 3,000 में काम चला लेना है, लेकिन आप क्या कर दिए कि 4,000 खर्चा कर दिए, यहाँ पे आपको 1,000 घाटा हो गया। तो ऐसा बजट से बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको बजट ही नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो अपने डिमांड के हिसाब से बजट बनाना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। पारिवारिक बजट में आय से अधिक व्यय के प्रावधान वाले बजट को कैसा बोलेंगे? कहने के सेंस यहाँ पे आय आप 5,000 कमा रहे हैं, ठीक है, 5,000 कमा रहे हैं, आप बजट बना दिए 6,000 का। ठीक है, तो आय से अधिक का व्यय हो गया ना, तो इसको हम कैसा बजट बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे घाटे का बजट बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? घाटे का बजट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एंजल का सिद्धांत क्या है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में 100% लिख लो, अभी लिख लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का देखने को मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी है, 101% गारंटी है, पक्का देखने को मिलेगा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो समझेंगे एंजल का सिद्धांत क्या होता है। तो जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल ने सन 1857 में व्यय की विभिन्न मदों को भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि में बांटकर अपना नियम बनाया। ठीक है, माने आपको भोजन पे कितना खर्च करना है, वस्त्र पे कितना करना है, आवास पे कितना करना है, ईंधन पे कितना करना है, प्रकाश पे कितना करना है, शिक्षा स्वास्थ्य पे कितना खर्च करना है, इसी के बारे में अपना एक बजट बनाया। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्नेस्ट का सिद्धांत बोलेंगे, जो कि उपभोग का नियम भी कहा जाता है, और यही एंजल के द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप सभी को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और जितने भी अभी बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न सबको मैं आप सभी को आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से बताता रहूँगा। आगे आने वाले या आगे पाने वाले लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।